इस मूवी के स्टार्ट में हम वेडनेसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन होता है। उसकी हरकतें और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। जब वो अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है तो फौरन उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं और इसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने उसके भाई को यहाँ बंद किया था। यहाँ से वो उन लड़कों के पास आती है उनको सबक सिखाने के लिए, जो कि पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो उस पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है जो कि उनको काटती हैं। अब सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं लेकिन एक बच्चा नहीं आ पाता और एक मछली उसकी टांग पे काट लेती है। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था, बल्कि अब से पहले भी वो बहुत सारे स्कूलों से निकाली जा चुकी थी। इसीलिए उसके माँ बाप उसे एक एकेडमी में ले जा रहे थे जहाँ पर मिस्टीरियस बच्चे ही पढ़ते थे, जिन बच्चों की हरकतें सबसे हटकर होती थीं। अब वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी मगर मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। अब अकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह बैठकर चाय पीने लगता है, मगर तभी कोई चीज अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। उधर वेडनेसडे और उसके माँ बाप अकेडमी पहुंचकर वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ये प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह एक आउटकास्टर थी। आउटकास्ट मीन जरबरी, वुल्फ्स, वैम्पायर, चुड़ैल और ऐसे लोग शामिल थे जिनके पास जादुई ताकतें होती हैं। और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ जिस लड़की ने रहना था, यानी कि उसकी रूममेट, उसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था। इसीलिए ये सब वेडनेसडे को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो बस ब्लैक रंग ही पसंद था। ये सारा माहौल देखकर वेडनेसडे मुंह बना लेती है। तभी उसकी रूममेट उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, क्या हुआ है तुम्हें। इस पर उसके डैड जवाब देते हैं कि मेरी बेटी बड़ी अजीब है, काफ़ी बोरिंग है, इसे बस एक जिंदा लाश समझो। और अपने डैड की ये बातें सुनकर वेनेस्टी उन्हें घूरने लगती है। इसके बाद जब वेनेस्टी की रूममेट उसे पूरे कॉलेज को घुमा रही थी, तभी एक लड़का आकर उससे उसकी फेसबुक आईडी मांगता है। इस पे वो कहती है कि मैं भी कोई भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल नहीं करती है क्योंकि सोशल मीडिया ऐप दरअसल हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी है। जाने से पहले उसकी मॉम उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग कर नहीं जाओगी, जिस पर वो कहती है कि देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्द ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। इधर उसके डैड वहाँ एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वो वेडनेसडे पे नज़र रख सके। जंगल में जब पुलिस छानबीन करने के लिए आती है तो उन्हें उस शिकारी की लाश के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं। ऐसा वहाँ पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि तीसरी बार ऐसा हुआ कि एकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। उधर वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीज़ें हटा देती है और जब उसकी रूममेट आती है तो उसे कहती है कि शोर मत मचाओ, कमरे में खामोशी रहने दो कि ये मेरे नॉवल लिखने का टाइम है। मगर उसकी रूममेट गाना लगाकर डांस करने लगती है, जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गाना बंद करने का कहती है। इस पर उसकी रूममेट उसे अपने पंजे दिखाकर डराने लगती है क्योंकि वो थी एक वुल्फ, मतलब आधी इंसान और आधी वुल्फ थी। इसके बाद एक टीचर आती हैं जो कि काफी नाइस होती हैं और वो वेडनेसडे को एक फूल वेलकम के लिए गिफ्ट करती हैं। अगले दिन वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का वो छोड़ा हुआ हाथ उसे छुप कर देख रहा था। अभी उसके सर पर एक स्टैचू गिरने वाला था, मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर एक लड़का आकर उसे बचा लेता है जिसका नाम जेवियर होता है। इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो उसे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। इस पर जेवियर कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तो हमारी मुलाकात हुई थी। हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया। लोग मुझे जलाने ही वाले थे मगर तुमने मेरी जान बचाई और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। जब वेडनेसडे अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पे कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही बिस्तर हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देखकर फौरन उसे पकड़ लेती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसपे वो बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम पे नजर रखने का कहा है और वो मुझे यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। मगर वो उसे कहती है कि आज के बाद तुम हमेशा मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए डोर में बंद कर दूंगी। वो हाथ वेडनेसडे की बात को मान जाता है और कहता है कि मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि वेडनेसडे का दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ पर कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है, जिससे टकराते ही उसे फौरन एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि इस आदमी का भी एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें वो बड़ी बेरहमी से मर चुका है। मगर वो इस बारे में उस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे तो खून खराबा बहुत पसंद है। फिर वो एक होटल में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है
जो कि काफी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफी मशीन खराब हो चुकी है। फिर वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन सही कर सकती हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पे छोड़ना होगा, जिसपे वो वेटर मान भी जाता है और वेडनेसडे उसकी मशीन ठीक कर भी देती है। वेटर कहता है कि तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट बस खत्म होने वाली है, फिर हम चलते हैं। वेडनेसडे जब वहाँ बैठी इंतजार कर रही थी कि तभी कुछ शरारती लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे उसको गुस्सा आ गया था और वो उन लड़कों को अकेले ही काफी मारती है और अच्छा सबक सिखाती है। और इतने ही देर में उस वेटर के डैड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ आ जाते हैं और इन लड़कों को देखकर जब वो अपने बेटे से इस बारे में पूछते हैं, वो कहता है कि बस ये लड़के इनको परेशान कर रहे थे और इसने इन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। कि तभी यहाँ अकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती हैं और उनको सॉरी बोलकर वेडनेसडे को यहाँ से ले जाती हैं। रास्ते में वो उस पर काफी गुस्सा करती हैं कि आखिर तुमने कैसे अकेडमी से भागने की कोशिश कर दी। रास्ते में उसे एक एक्सीडेंट होता हुआ नजर आता है, जो उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। देखकर प्रिंसिपल घबरा जाती है और वो कहती है कि मेरी दुआ है कि ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो, जिसपे वो कहती है कि वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट चुकी है। एडमी आने के बाद वेडनेसडे एक गिटार बजाने लगती है। वो काफी अच्छा बजा रही थी, जो कि प्रिंसिपल के साथ साथ काफी बच्चों को भी पसंद आती है। उसकी रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नजर एक हाथ पे पड़ती है, जिसके बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज है, जिसपे वो जवाब देती है कि हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। दूसरी तरफ हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में जाकर एक सफ़ा फाड़ लेता है, जिस पर एक तस्वीर बनी होती है। उधर हाथ वेटर के घर पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो काफी डर गया था और उसे मारने लगता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा कर कर उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे कॉल करने का कहता है। फिर वेटर उसे कॉल करता है, जिसपे वेडनेसडे कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है, जिसपे सारे बच्चे आएंगे। मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी। और जिसपे वो वेटर मान भी जाता है। और जब वो त्योहार में जाती है तो देखती है कि प्रिंसिपल की नज़र उसी पर ही है, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने का कहती है। फिर वेटर वहाँ आकर वेडनेसडे के जाने से पहले उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड उसे तोहफे में देता है, जो वेटर ने अपने डैड की फाइल्स में से चुराया था, क्योंकि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे। और जब वो यहाँ से जाने लगती है तो तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से एक पेज को फाड़ा था। और उसे टकराते ही वेडनेसडे को उसकी मौत का ख्याल आने लगता है कि वो थोड़ी देर में ही मरने वाला है, जो कि बहुत ही दर्दनाक थी। फिर वो लड़का जंगल की तरफ जाने लगता है, तो वेडनेसडे भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे। मगर तभी वो अपने जादू से उसे उड़ाकर पेड़ पर लगा देता है और कहता है कि खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, बल्कि तुम खुद ही खतरा हो। मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था। इसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो, जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। और ये उस वक्त की बात है जब वो इस एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि इस लड़की यानी कि तुम्हें मुझे रोकना होगा, वरना तुम इस एकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को भी तबाह कर दोगी। वो बस उसे मारने ही वाला था कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार देता है। इसके बाद हम वेडनेसडे को उसके रूम में देखते हैं, क्योंकि उसने अब भागने के इरादे को ख़त्म कर दिया था। क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, एक मॉन्स्टर ने आकर मेरी जान क्यों बचाई। और साथ ही उसके डैड के खिलाफ एक पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड पर एक कत्ल का इल्ज़ाम था। फिर अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आते हैं, क्योंकि वेडनेसडे ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि उस अनजान लड़की की मौत उसने खुद होती हुई देखी जंगल में। मगर पुलिस को वहाँ ना कोई लाश मिलती है और ना कोई ठोस सबूत। तो वो वेडनेसडे से पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को जंगल में कर क्या रही थी, जिस पर वो कहती है कि मैंने जंगल में उस लड़के को जाते हुए देखा था, जिसपे मैंने उसका पीछा किया, और जब मैं वहाँ पहुंची एक मॉन्स्टर बड़ी ही बेरहमी से उसे मार रहा था, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। इसके बाद प्रिंसिपल पुलिस ऑफिसर से कहती हैं कि उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ, वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है। इसीलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। पर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, हम इसका इलाज करवा रहे हैं और जल्द ही ये ठीक हो जाएगी। प्रिंसिपल वहाँ से जाती है तो वो ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है, और उसी ने उस लड़के को भी मारा। मगर तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है जो जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत भी। फिर अगले दिन वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने ये अफवाह इसलिए फैलाई कि सबकी तवज्जो तुम पर हो जाए, यानी कि तुमने उस लड़के की मौत होते हुए देखी। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगले दिन उसे पता चलता है कि उस लड़के को बगैर किसी वजह के एकेडमी से निकाला जा रहा है और इसीलिए वो अपने साथी हाथ को लड़के के पीछे लगा देती है। फिर प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जिसकी वजह से वो एक क्लब ज्वाइन करती है। यहाँ उसके साथ सिर्फ एक ही लड़का था जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर जब वो हाथ उस लड़के के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो अपना रूप बदल रहा है, जिसपे वो पहले एक बूढ़ा इंसान और फिर अकेडमी के प्रिंसिपल का रूप ले लेता है, जिस पर हाथ आकर सारी बात वेडनेसडे को बता देता है। जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर उसे कहता है कि मेरी साथ वाली सीट खाली है, तुम यहाँ बैठ जाओ, तो वो उसके साथ आकर बैठ जाती है। जेवियर यहाँ मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और फिर वो अपने जादू से उसे जिंदा भी कर देता है, मगर एक ही झटके में वेनेसडे उसे मार देती है और फिर उसकी राख उड़ा देती है। अब एक लड़की जो काफी बदतमीज थी और एक विलन थी, उन दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से काफी चिढ़ती थी और एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद वेनेसडे अपनी रूममेट को अपनी जगह उस क्लब में भेज देती है जहाँ वो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर रही थी और फिर वो खुद अकेले ही उस जंगल में चली जाती है मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए। और वेडनेसडे को वहाँ उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है, वही अनजान लड़का जिसे मॉन्स्टर को मारता हुआ उसने देखा था। और जैसे ही वो उस क्लासेस को छूती है उसे लाइब्रेरी में वहाँ एक किताब भी दिखती है। फिर वो उस किताब को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वहाँ ऐसी कोई किताब नहीं मिलती। उसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। और जब वो लड़की और वो हाथ उस किताब को ढूंढ रहे थे तभी वहाँ जेवियर आ जाता है, जिसकी वजह से वो बेड के नीचे छुप जाती है। और तभी जेवियर के पास वो विलन लड़की भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो और सुलह कर लो, जिस पर वो मना कर देता है और उसके इनकार पर विलन लड़की को लगने लगता है कि ये सब ये वेडनेसडे की वजह से कर रहा है। और इसीलिए वो कहती है कि कल मैं वेडनेसडे समेत तुम्हारे सभी दोस्तों की कश्तियों को तबाह करने वाली हूँ। अब बेड के नीचे छुपी वेडनेसडे और वो हाथ भी उसकी ये सब बातें सुन लेती हैं। अब रूम में आने के बाद वेडनेसडे अपने रूममेट से कहती है कि कल कुछ भी हो जाए मैं उस रेस में हिस्सा लूंगी और उस घमंडी लड़की यानी कि विलन को हरा कर रहूंगी। कल जब रेस शुरू होती है तो ये बताया जाता है कि इस गेम का कोई भी असूल या कानून नहीं है। जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वही विनर होगी और वो जीत जाएगी। और उसके फौरन बाद ही गेम शुरू हो जाती है। इधर विलन लड़की भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपनी एक जलपरी साथी की मदद से एक टीम की कश्ती को तुड़वा देती है, जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर जब वो जलपरी वेडनेसडे की कश्ती के करीब आ रही थी मगर तब वो हाथ जाल फेंककर उस जलपरी को जाल में फंसा देता है। किनारे तक सिर्फ 3 ही टीम्स पहुंच पाती हैं और जब सारे लोग झंडा लेने भागते हैं तो उसकी रूममेट अपने पंजों से साथ वाली टीम की कश्ती में सुराख कर देती है। फिर सभी के साथ वेडनेसडे जब झंडा लेकर आ रही थी तो तभी उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो अपनी ही जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में एक किताब होती है। होश में आने के बाद वो झंडा लेकर वापस से कश्ती में चली जाती है। जोकर्स की कश्ती सुराख होने की वजह से वहीं पर ही डूब जाती है। जलपरी दोबारा से वेडनेसडे की कश्ती पर हमला करने लगती है, मगर हार अब पानी में जाकर उसके जोर से मुक्का मारता है। अब वेडनेसडे अपनी कश्ती से बहुत सारे तीर निकालकर विलन की कश्ती में छेद कर देती है, जिससे उसकी कश्ती डूब जाती है और अब वेडनेसडे की टीम इस रेस को जीत जाती है। अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था कि उस विलन को किसी ने हराया था और इसीलिए वो आज गुस्से में आग बगोला हो गई थी। रात के वक्त वेडनेसडे उस स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब होती है। उस किताब में लिखी पहेली को जैसे ही वो सुलझाती है तो वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है और जब वो उसके अंदर जाती है तो देखती है कि यहाँ उसके मॉम डैड के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हैं। वहाँ उसे वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, मगर जैसे ही वो उस किताब को लेकर जाने लगती है तभी अचानक कोई आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही होश आता है तो देखती है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है और उन सब ने मास्क भी लगाए हुए थे। मगर जैसे ही मैंने से उनकी आवाज़ सुनती है तो उनको पहचान लेती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब तुम अपने मास्क हटा सकते हो। असल में ये लोग और कोई नहीं बल्कि विलन और उसके साथी थे। इस दौरान वो अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और वहाँ से जाने लगती है, मगर जाते जाते वो उन्हें कहती है तुम सब छोटे बच्चे हो, अगवा करना भी तुम्हें सही से नहीं आता। वापस आकर वो इस तस्वीर को मुकम्मल करती है जिसे उस लड़के ने किताब से फाड़ लिया था और वो उस किताब को पढ़ने लगती है। अब अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती हैं जिसमें सभी बच्चों ने शहर में जाकर दुकानों पर काम करना था। अब शहर पहुंचने के बाद वेनेसी जेवियर से उस किताब के बारे में पूछती है कि क्या तुम इस किताब को जानते हो। फिर वो कहता है हाँ, इस किताब को लेकर मेरे और उस लड़के के बीच में लड़ाई भी हुई थी। इसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया था। ये किताब एक जादूगर की है और 3 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तुम इस किताब के साथ क्या करोगी। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि तुम उस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो।
इस पर वो कहता है कि कुछ खास नहीं, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो तुम्हें उसके घर जाना होगा, जो काफी पुराना एक खास घर है। अकेडमी के सारे बच्चे भी अलग अलग दुकानों पर जाकर काम करने लगते हैं। अब वेडनेसडे एक वेट्रेस बनी थी, लेकिन उसका नखरा देखकर कोई भी उससे खाना लेना पसंद नहीं करता। वेडनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था कि तभी कुछ शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं। बस फिर होना क्या था, वेडनेसडे वहाँ आती है और उन्हें खूब मारती है, और इसके बाद वो अपने उस दोस्त को लेकर जादूगर के घर जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि आखिर बात क्या है। और उस किताब के बारे में भी। उसे वहाँ जादूगर की बहुत सारी चीज़ें और एक पेंटिंग मिलती है। पेंटिंग में वो उसी लड़की को किताब पकड़े हुए देखती है जो उसे एक गुफा के पास भी मिली थी। उसके ख्याल में जब वेनेसा वहाँ झंडा लेने गई थी, उसे वहाँ पेंटिंग वाली लड़की की किताब भी मिल जाती है, मगर वो खाली थी क्योंकि वो किताब नकली थी। इतने ही देर में वहाँ एक औरत आती है, तो वेनेसडे उससे उस किताब के बारे में पूछती है, जिसपे वो कहती है कि वो किताब तो चोरी हो गई थी और इस वक्त तुम जिस घर में खड़ी हो ये भी जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वेनेसडे वेटर से मिलने उसके होटल जाती है और उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है, और वो उसको असली घर के बारे में बता भी देता है, जहाँ से वेनेसडे उस घर में अकेले ही चले जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि मेरी जगह है, मेरा घर है, निकलो यहाँ से। इतने में वेनेसडे का साथी हाथ उसके मुंह पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब वेनेसडे को यहाँ से कुछ नहीं मिलता और इसीलिए वो वापस जाने लगती है, मगर जब वो जाने लगती है तो वो दरवाजे को हाथ लगाती है और उसे वहाँ ख्याल आता है। जब वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित कर कर इस घर में बंद कर देता है। वहाँ पर पहले भी बहुत सारे लोग बंधे हुए थे और ये सारे लोग भी आउटकास्टर्स थे, इसलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था। इस तरह के सभी लोगों को यहाँ कैद करने के बाद वो इस पूरे घर को आग लगा देता है। वो लड़की जिसको जादूगर ने चुड़ैल साबित करने की कोशिश की थी, वो अपनी मॉम को आजाद करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि उन लोगों को जंजीर की मदद से जमीन के साथ बांधा हुआ था। सिर्फ वह बच्ची ही आजाद थी और इसीलिए उसे अपनी माँ के कहने पर बेसमेंट के जरिए भागना पड़ता है। इसके बाद वो जादूगर जो बेहद ही जालिम था सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। तभी वो लड़की वेनेसडे के पास आती है और कहती है वो बहुत ही जालिम है, हम सबको मार देगा। इतनी ही देर में वो जादूगर भी वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर वेनेसडे जर जाती है और तभी वो अपने मौजूदा वक्त में आ जाती है। और तभी वो हाथ से कहती है मैंने उस लड़की को देख लिया, उसने मुझसे बात भी की, मुझे लगता है वो मेरे खानदान की ही कोई है। तभी वहाँ जंगल वाला मॉन्स्टर आ जाता है, मगर जैसे ही उसकी नज़र वेनेसडे पे जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब वेनेसडे और हाथ उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसानों के कदमों के निशान में बदल चुके हैं। अगले दिन जब उस जादूगर की मूर्ति को एक जगह पे लगाया जा रहा था, क्योंकि शहर के लोग तो उसकी इज्जत करते थे और उसे अपना हीरो ही मानते थे, और आज वेनेसडे को वहाँ पर गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वो जैसे ही मूर्ति लगाकर अपना काम करने लगते हैं कि तभी वो हाथ तीली फेंककर मूर्ति पे आग लगा देता है, क्योंकि उसने वेनेसडे के कहने पर उस मूर्ति पर पहले ही पेट्रोल डाल दिया था। इस दौरान सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वेनेसडे अभी भी वहाँ बैठी हुई गिटार बजा रही होती है। अब वो मूर्ति को जलता हुआ देखकर खुश भी हो रही थी। अब प्रिंसिपल को वेनेसडे पर ही शक था, मगर उसके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब जादूगर के जिस पुराने घर में वेनेसडे गई थी, जहाँ वो बूढ़ा आदमी रहता था, वो अभी भी वहीं रुका हुआ था। मगर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। लेकिन मरते मरते वो बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर की दो तीन तस्वीरें अपने कैमरे में बना ही लेता है। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो वो फौरन छानबीन करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ उन्हें बूढ़े आदमी के कैमरे में मॉन्स्टर की कुछ तस्वीरें भी मिलती हैं। हाथ मुर्दागर जाकर वहाँ लगे कैमरे पे कोई चीज़ लगा देता है ताकि जो वो करे उसे कोई ना देख सके। फिर वो दरवाज़ा खोलता है और वेनेसडे अंदर आती है। वो यहाँ दरअसल उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। वो उस बूढ़े आदमी की लाश को देखकर सारा डाटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है और तभी वो हाथ उसकी एक फाइल बनाने में लग जाते हैं। फिर इसके बाद वेनेसडे को अपने रिसर्च से ये पता चलता है कि असल में वो मॉन्स्टर जिस्म के हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। अब अगले दिन जब वो अकेडमी जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। अब वो जेवियर को किसी कैबिन से बाहर आता हुआ देखती है, और क्योंकि जेवियर के निशान पर वेनेसडे को पहले से ही शक था, इसीलिए वो जेवियर का पीछा करते करते वहां तक आ गई थी। अब उसे उस कैबिन में बहुत सारे मॉन्स्टर की ड्राइंग और पिक्चर्स मिलती हैं, और वो कुछ पिक्चर्स को जैसे ही वहां से लेके जाने लगती है कि तभी उसे जेवियर देख लेता है और उसे वहां पर रोक लेता है। तभी वेनेसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए आज रात में होने वाली पार्टी का जिक्र करने लगती है, और उसके बाद वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की ड्राइंग ले जाकर पुलिस को दे देती है, जिस पर वो कहते हैं कि इससे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। अब वेनेसी अपने सारे रिसर्च को अपने दोस्त के सामने रख देती है ताकि वो भी उसकी कुछ हेल्प कर सके।
उनमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। इसके बाद वो वेनेस्टी को उस जगह पर ले जाता है जो कि एक गुफा थी। अब अंदर जाकर उसे बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं और एक नोकदार बड़ा सा नाखून भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब इसके बाद वो जेवियर के उस कैबिन में जाती है जहाँ पर उसे डस्टबिन में खून लगा हुआ कपड़ा मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो तभी वहाँ जेवियर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ मेरे कैबिन में क्या कर रही हो। उसकी बात टालकर वो उससे पूछती है कि ये तो निशान तुम्हारी गर्दन पे है, ये तुम्हें कैसे लगा। जिस पर वो बताता है कि एक मॉन्स्टर पिछले कुछ दिनों से मेरे ख्वाबों में आ रहा है और इसीलिए मैं इसकी ड्राइंग्स बनाता हूँ, मगर एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया और तभी ड्राइंग में से मॉन्स्टर के पंजों ने निकलकर मुझे नोच लिया। लेकिन क्योंकि वेनेसी उस पर शक कर रही थी इसलिए वो उस पर काफी गुस्सा करता है और फौरन उसे वहां से जाने का कह देता है। अब वेनेस्टी खून लगा कपड़ा और वो नाखून पुलिस ऑफिसर को जाके दे देती है और वो उससे कहती है कि ये रहा सबूत और मेरे ख्याल में इतना सबूत काफी होगा, बेशक इसका डीएनए टेस्ट करवा लो। फिर वो अपने दोस्त से कहती है कि डांस पार्टी में हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम डांस पार्टी में नहीं जाते बल्कि उस गुफा में जाकर छानबीन करते हैं। और जब रात को वेनेस्टे अपने दोस्त के साथ गुफा में जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर वेटर आ जाता है जो कि तैयार हुआ था क्योंकि हाथ ने उसे वेनेसी की तरफ से डांस पार्टी में चलने की दावत भेजी थी। और अब क्योंकि वेटर काफी खुश था इसलिए वो अपने गुफा में जाने वाले प्लान को खत्म करके वेटर के साथ चली जाती है। फिर जब वो दोनों पार्टी में जाने लगते हैं कि तभी वेनेसी का वो दोस्त आ जाता है और वेनेसी उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं पार्टी में जा रही हूँ, हम दोनों गुफा में जाने का प्लान फिर कभी रख लेंगे। लेकिन उसका दोस्त बगैर बताए अकेला ही उस गुफा में चला जाता है। उधर पार्टी में सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और सारे अपने साथ अपने डांस पार्टनर भी लाए थे और जब सब लोग डांस कर रहे थे तो वेनेस्टी के डांस करने के स्टाइल से सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से डांस कर रही थी। उधर वेनेस्टी का दोस्त गुफा के करीब बैठकर मॉन्स्टर के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ कोई आता है और गुफा में धमाका कर देता है। तभी वहाँ पार्टी में कुछ शरारती बच्चों का ग्रुप आता है जो डांसिंग क्लब के पाइप में अपना पाइप घुसा देते हैं और तभी वहाँ पार्टी में अचानक खून की बारिश होने लगती है क्योंकि जो टैंकर शरारती बच्चे अपने साथ लाए थे उसमें खून होता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वेनेस्डे वहीं खड़ी रहती है क्योंकि उसे तो अब और मज़ा आ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि ये बारिश खून की नहीं बल्कि कलर की है जिसमें वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। पर तभी वेनेस्डे को एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है और उसकी जान को खतरा है, इसीलिए वेनेस्डे अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है। उसके पीछे दरअसल वो मॉन्स्टर पड़ गया था जिससे बचकर वो भाग रहा था। वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ वेनेस्डे आ जाती है और मॉन्स्टर उससे वहाँ आता देख कर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने दोस्त को वहाँ बेहोश पड़ा हुआ देख कर काफ़ी घबरा जाती है और तभी उसकी वो टीचर उसका पीछा करते करते वहाँ भी आ गई थी। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वेनेस्डे खुद अपनी एकेडमी में आ जाती है जहाँ पर वो अपने डैड पे लगे इल्ज़ाम को हटाने की कोशिश कर रही थी और ये जानना चाह रही थी कि आखिर सच क्या है। आज एकेडमी में सारे माँ बाप अपने बच्चों से मिलने आते हैं और तभी प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि उस लड़के की हालत अब काफ़ी बेहतर है और वो कुछ दिनों में ठीक होकर अब वापस आ जाएगा। और तभी वहाँ खड़ी वेनेस्टी अपने दोस्त को बताती है कि ये सब झूठ है और वो बेचारा तो कोमा में है। और तभी वहाँ पर उन दोनों के पेरेंट्स भी उनसे मिलने आ जाते हैं और वेनेस्डे अपने पेरेंट्स को बताती है कि जब से आपने मुझे यहाँ छोड़ा है मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं। इधर वेनेस्डे के माँ बाप प्रिंसिपल से मिलते हैं जब वो बताती हैं कि वेनेस्डे सबसे बहुत अजीब तरीके से पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाएं और इसका इलाज करवाएं। डॉक्टर के पास जाने के बाद वेनेस्डे वहाँ उन सबके सामने अपने डैड से पूछती है कि ये जो लड़का है इसके कत्ल का इल्जाम आपके सर पे क्यों है और ये है कौन। तब वेनेस्डे की मॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती हैं तो वो अपनी मॉम को ये कह के वहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, बाकी सबूत मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। वो सीधा अपने उस दोस्त से मिलने जाती है जो कि हॉस्पिटल में था जहाँ उसका ख्याल उसका दोस्त हाथ रख रहा था और वो वहाँ वेनेस्टी को बताता है कि उस डॉक्टर ने अपनी जान ले ली और ये डॉक्टर वही था जिसके मुर्दा खाने में वेनेस्टी गई थी और मरने से पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा था और उसमें लिखा हुआ था कि मैं गैरेट के केस पे शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। जब अकेडमी में सारे लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वेनेस्टे के डैड को पकड़ लेती है और कहती है कि गैरेट की मौत के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। जेल में वेनेस्टी अपने डैड से मिलने जाती है और पूछती है कि बताएं आपका गैरेट से क्या वास्ता है, जिस पे वो बताते
कहते हैं कि गैरेट तुम्हारी मॉम को पसंद करता था और एक दिन जब तुम्हारी मॉम और मैं साथ थे तब वहाँ गैरेट आ जाता है और उसने मुझ पे हमला कर दिया। मैंने अपना काफी बचाव किया और इसी दौरान उसकी तलवार घुस गई और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर वेनेस्टी को उनकी कहानी में कुछ सच्चाई नजर नहीं आई। फिर वो पुलिस ऑफिसर के पास आती है और कहती है कि मेरे डैड ने गैरेट को नहीं मारा और ये उनके खिलाफ साजिश हो रही है, जिसपे वो कहता है कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमारे पास सबूत है तुम्हारे डैड के खिलाफ। वो कहती है कि मैं नहीं मानती और मेरा ख्याल है कि जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की उसी ने गैरेट को मारा होगा। फिर वेनेस्डे अपने मॉम के पास सारी सच्चाई जानने के लिए जाती है। वो दोनों इस टाइम एक खुफिया लाइब्रेरी में थे और वो कहती है कि आपने मुझे इस अकेडमी में इसलिए भेजा है ना ताकि मैं हमेशा अपनी परछाई बन के रह जाऊं। जिस पर उसकी मॉम कहती है ये सिर्फ अकेडमी ही नहीं बल्कि यहाँ पहले एक ग्रुप हुआ करता था कि बुनियाद तुम्हारे डैड की फैमिली ने रखी थी। पर वो कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि डैड ने तो गैरेट को नहीं मारा तो फिर किसने मारा। फिर उसकी मॉम बताती है कि जब मैं वहाँ गई तो तुम्हारे डैड और गैरेट आपस में लड़ रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। तभी मैंने फौरन तलवार उठा ली और जैसे ही गैरेट मेरे पास आने लगा तो तलवार उसके आर पार हो गई और गैरेट मारा गया। मगर तुम्हारे डैड ने तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्जाम उन पर आ जाए। इस पर वेनेस्टी कहती है कि मुझे पता चला है कि जब गैरेट की मौत हुई तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब किसी ने जहर लिया हो। और ये पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र को खोदना। उसके बाद वो दोनों गैरेट की कब्र को खोद देती हैं और वहाँ से उसकी एक उंगली ले लेती हैं। मगर तभी पुलिस आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जेल में वेनेस्टी गैरेट की उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है और कहती है कि इसकी मौत जरूरन जहर से हुई थी। मगर जैसे ही उसका हाथ उस उंगली पे लगता है उसे फौरन एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि गैरेट के डैड ने उसे एक जहर दिया था ताकि वो पूरी अकेडमी के लोगों को मार डाले। मगर जब उसकी लड़ाई वेनेस्टी के डैड से हुई तो जहर की बोतल टूट गई जिससे सारा जहर उसके अंदर चला गया। गैरेट वेनेस्टी के डैड को ही नहीं बल्कि वो तो पूरी अकेडमी को ही खत्म करने आया था। जेल से रिहा होने के बाद वो दोनों मेयर के पास आती हैं और कहती हैं कि आपने गैरेट के मौत के सच को छुपाया। उसकी मौत तलवार से नहीं बल्कि जहर से हुई थी और ये बात साबित भी हो चुकी है। इसके बाद मेयर सब कुछ सच बता देता है जिसकी वजह से वेनेस्टी के डैड को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद वेनेस्टी अपनी मॉम को बताती है कि मुझे ख्याल आते हैं पर उसकी मॉम कहती है कि ये ख्याल हमारी फैमिली में सबको आते हैं और अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहे तो ये हमें पागल बना देते हैं और इसीलिए हमारे खानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और हमें ट्रेनिंग भी देते हैं। फिर वेनेस्टी कहती है जैसे गुडी एडम्स जिसका आपने मुझे बताया था कि ये मेरे डैड के खानदान की है। पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, बहरहाल तुम होशियार रहना, क्योंकि वो बदला चाहती थी जिसके चक्कर में वो खुद भी नहीं रही। खैर सबके माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे थे। उसकी रूममेट अपनी मॉम को कहती है कि आप फिक्र मत करें, जब मुझे वुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी। जाने से पहले वेनेस्टी की मॉम उसे वही किताब देती हैं जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। इसके बाद वेनेस्टी प्रिंसिपल के पास आती है और कहती है कि उस अनजान लड़के को आपने मारा था जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मॉन्स्टर ने मारा है। दरअसल वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था और उस दिन तो उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी। इस दौरान इन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। ये बाहर चेक करने के लिए जाती हैं तो इन्हें पता चलता है कि बाहर आग से कुछ लिखा हुआ है। अब वेनेस्टी अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठी थी क्योंकि वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। मगर तभी उसकी रूममेट आ जाती है और साथ में उसे एक खत भी मिलता है जिसमें कोई उसे गुफा में मिलने बुलाता है। जब वो अपने रूममेट के साथ वहां जाती है तो वहां पर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई और भी है। वहां दरअसल वेनेस्टी के फ्रेंड्स थे जो उसे सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। वहां वेनेस्टी को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। उसको वो जैसे ही हाथ लगाती है तो फौरन उसे एक ख्याल आता है जिसमें वो उसी लड़के से मिलती है जो अक्सर उसे नजर आया करती थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि गुडी ही थी, जो वेनेस्टी से कहती है कि अगर तुम्हें जादूगर के बारे में जानना है तो तुम्हें इस महल में आना होगा। फिर जब वो ग्राउंड में खड़ी हुई थी जहाँ आग से कुछ लिखा हुआ था तभी वहाँ जेवियर आ जाता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे लग रहा था कि हो ना हो यही मॉन्स्टर है। फिर वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है जिसकी हालत अभी भी खराब थी और इसीलिए वो उससे कोई बात नहीं करती। अब वेनेस्टी अपने दोस्त वेटर के पास आती है और उसको उस महल जो कि गुडी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखा के पूछती है कि क्या तुम इस महल के बारे में जानते हो, जिस पर वो मना कर देता है। अब यहाँ तो उसका काम नहीं बना और इसीलिए वो जेवियर के पास आती है और उसको भी ये पिक्चर दिखा के पूछती है कि क्या तुम इस महल के बारे में जानते हो।
मगर तभी उसकी नज़र इसी पेंटिंग पर पड़ती है जो कि जेवियर ने पहले से बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि ये जगह रात को मेरे ख्वाब में आई थी। और अच्छी बात ये थी कि जेवियर को इस महल के बारे में पता भी था और वो इस महल का पता लेकर उस महल में अकेले ही पहुंच जाती है। मेयर पहले से ही उस महल में मौजूद था और क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है, इसलिए वेनेस्टी उसकी कार में छुप जाती है। और जब उनकी कार शहर में पहुंचती है तो मेयर को कोई कार ही हिट कर देती है और जिससे उसकी उसी टाइम मौत हो जाती है। मगर जब रात को वेनेस्टी अपने दोस्तों के साथ उस महल में आती है तो यहाँ आकर उसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई रह रहा था, क्योंकि मोमबत्तियाँ गर्म थी और एक कमरा बिल्कुल साफ था। अब इतने ही देर में वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग छुप जाते हैं। अब यहाँ ये लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर ने जिन जिन लोगों पे हमला किया था उनके जिस्म के कटे हुए हिस्से वहाँ रखे हुए थे और वेनेस्टी मॉन्स्टर से अपने दोस्तों को बचाना चाहती है और इसीलिए वो उनको लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब वेनेस्टी वेटर के घर पे होती है तो वहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं और वेनेस्टी उनसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन जब वो उन्हें महल लेके जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। मतलब जिस्म के कटे हुए हिस्से जो पहले वहाँ पर रखे हुए थे अब वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जिससे पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगी। अब जब वो वापस अकेडमी जाती है तो वहाँ पर उसे प्रिंसिपल मिलती हैं जो उसे कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहीं भी जाने से मना किया था, मगर तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं सच का पता लगाने गई थी और इसीलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और इसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें वो जादूगर था और वेनेस्टी खुद थी और वो उसे बताती है कि इसीलिए वो अनजान लड़का मुझे मारना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एकेडमी के लिए मैं खतरा हूँ, बल्कि खतरा दुश्मन कातिल तो कोई और ही है। मैं तो इस एकेडमी को बताना चाह रही हूँ और इसीलिए मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए। जिसपे प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी और आगे से अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। और जब वो अपने रूम में आती है तो ये देखती है कि रूममेट उसकी अपना सामान पैक कर रही होती है। वो उस समय वेनेस्टी से कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम निकलवाना आता है, फिर चाहे इसके लिए तुम्हारे दोस्तों की जान ही क्यों ना चली जाए। आज वो अजीब सा मॉन्स्टर हमें भी मार देता और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि वो कमरे में अकेली रह गई थी तो इसलिए वो एक जगह बैठकर उस बॉक्स को देखने लगती है जो कि वो जादूगर के घर से चुरा कर लाई थी। इस बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है जिसमें वेनेस्टी की अपने ही काफी तस्वीरें थी, जिसे देखकर वो कहती है कि मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर, मैं और वो मॉन्स्टर किसी न किसी तरीके से लिंक हैं। और जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उसका मुंह ही बंद कर दिया। मैं चुप नहीं बैठूंगी और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। जब मेयर को दफनाया जा रहा था तो वेनेस्टी भी वहाँ आती है और सोचने लगती है कि कातिल यहाँ मौजूद लोगों में से कोई है। तभी वहाँ उसे जंगल में कोई दिखता है और जब वो उनका पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उनका अंकल है। फिर अंकल उसे बताते हैं कि मेरे ऊपर एक चोरी का इल्जाम है और इसीलिए मुझे कुछ वक्त के लिए छुप कर रहना होगा। तभी वेनेस्टी उन्हें एक कैबिन में छुपा देती है। फिर वो उन्हें मॉन्स्टर की पिक्चर दिखाकर पूछती है कि क्या आप इस मॉन्स्टर के बारे में जानते हैं। वो अंकल कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हें अगर इसके बारे में जाना है तो तुम्हें उस खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा जहाँ उसके बारे में एक डायरी है। फिर वो खुफिया लाइब्रेरी में जाती है जहाँ जेवियर पहले से मौजूद था। वेनेस्टी उसे कहती है कि जब जब मॉन्स्टर का हमला हुआ है वहाँ तुम मौजूद होते हो, तो होना हो मॉन्स्टर तुम ही हो। तो जेवियर उसकी बात को अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसके वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और फिर वो उस डायरी को ढूंढ लेते हैं। इस डायरी में उस मॉन्स्टर के बारे में सब कुछ लिखा था कि ये मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में आ सकता है और फिर ये अपने मालिक के इशारों पर काम करता है। रात को वो अपने साथी हाथ से कहती है कि मैं वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी डायरी का ख्याल रखना। जब वो वेटर के साथ उस गुफा में जाती है तो देखती है कि उस वेटर ने उस गुफा को सजाया हुआ था, क्योंकि वेटर उसे शादी के लिए पूछने वाला था। जब वेनेस्टी वापस आती है तो देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसकी डायरी भी कोई चुरा कर ले गया है। फिर जैसे ही वो अपने साथी हाथ को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी हथेली में किसी ने चाकू आर पार कर दिया था और अब उस हाथ में जान नहीं रही थी। फिर वो उस हाथ को लेकर फौरन अपने अंकल के पास भागती है और वो रोते हुए अंकल से कहती है कि प्लीज अंकल, कैसे भी करके इस हाथ को जिंदा कर दीजिए। अंकल इस पर बार बार उसे बिजली के झटके देते हैं जिससे वो हाथ जिंदा हो जाता है। फिर वेनेस्टी उससे पूछती है, अच्छा तुम पर हमला किसने किया था। जिस पर वो हाथों के इशारे से बताता है कि मैंने नहीं देखा क्योंकि हमला पीछे से हुआ था। जिस पे वेनेस्टी गुस्से से भर जाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बाद वो प्रिंसिपल को आके कहती है कि किसी ने मेरे कमरे में तोड़फोड़ कर दी है और साथ ही वो कोई डायरी को भी चुरा कर ले गया है। प्रिंसिपल उससे कहती हैं कि वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी, फिर वो तुम्हारे पास कैसे आई। तुम ऐसी हरकतें मत करो कि इस अकेडमी को बंद कर देना पड़े और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। फिर जब वेनेस्टी वहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसके साथी मिलते हैं
जो कि उसे जानकारी देते हैं कि गैरेट, जिसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारे डैड को है, उसकी मॉम को किसी ने डुबोकर मारा था और मरने से पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली थी। वो एक डॉक्टर थी। अब डॉक्टर नाम सुनकर वेनेस्टी को दिमाग के डॉक्टर पे शक होता है और इसीलिए वो सीधा अपने डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ आपके अंदर गैरेट के मॉम की आत्मा है जो सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। अब बस कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर को जरा भी समझ में नहीं आती कि वो क्या कह रही थी और इसके फौरन बाद ही वो डॉक्टर प्रिंसिपल को कॉल कर देती है और उनको सब बता देती है। वो कहती है कि वेनेस्टी आई थी, उसका बर्ताव काफी अजीब था, वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। अब तभी यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है जो डॉक्टर पे भी हमला करके उन्हें मार देता है। अब डॉक्टर तो मर गई थी, इसीलिए वेनेस्टी की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है और इसीलिए वो उसके कैबिन में आ जाती है। यहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है और इसीलिए उसका शक और ज्यादा पक्का हो जाता है। अब यहाँ पुलिस आकर जेवियर को पकड़ लेती है क्योंकि वेनेस्टी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब वेनेस्टी जब अपने रूम में वापस आती है तो उसकी रूममेट वापस आ गई थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत याद किया। इसके बाद वेनेस्टी वेटर के पास आती है जहाँ उसे फिर से कोई ख्याल आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि वेटर ही है और फिलहाल वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर वो उसे एक जगह बुलाती है और कहती है कि जेवियर को तो बेकार में फंसाया जा रहा है, लेकिन असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो। मगर वो इसके लिए बार बार इनकार कर रहा होता है। तभी यहाँ वेनेस्टी के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। अब वेनेस्टी उस पर जुल्म करना चाहती है मगर उसके दोस्त ऐसा नहीं करना चाह रहे थे और इसीलिए वो सब यहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वो वेटर को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी वेटर के डैड यानी कि पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं और वो वेनेस्टी को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वो उन्हें कहती भी है कि असली कातिल आपका बेटा है, वो ही मॉन्स्टर है, मगर वो इसकी एक नहीं सुनते। जब वो यहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आता है और कहता है कैसा लगा यहाँ आना, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद प्रिंसिपल भी वेनेस्टी को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी और इसीलिए तुम्हें एकेडमी से निकाला जा रहा है। मगर वो अभी भी बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली मॉन्स्टर है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनती और जाने का कहती हैं। तब आखिरी बार वो जेवियर से मिलने जाती है जो कि जेल में बंद था और उससे नाराज भी था क्योंकि वेनेस्टी ने ही उसे पुलिस के हवाले किया था। हालांकि वो उसे बताती है कि मॉन्स्टर वेटर है और उसने मेरे जरिए तुम्हें फंसाया है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता और कह देता है कि इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। अगर तुम अकेडमी छोड़कर चली जाओगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद वेनेस्टी एक मिनट भी वहाँ नहीं रुकती है। वो अपने रूम में आकर अपना सारा सामान पैक करती है और उसके बाद सभी से मिलने जाती है। सबसे आखिर में वो हॉस्पिटल में अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और उससे कहती है कि मैं तो जा रही हूँ और तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और उस दिन गुफा में धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी। जिस पर वो कहता है नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे, बल्कि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेनेस्टी को पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है। ये बात सुनकर वो उस टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे और वहाँ जाके कहती है कि बाकी लोग तो बिला वजह फंसाए जा रहे हैं, बल्कि असली कातिल तो तुम हो। तुमने ही वेटर को कंट्रोल में करके उसे मॉन्स्टर बनाया और आहिस्ता आहिस्ता कर उसे अपना गुलाम भी बना लिया और अपने इशारों पे उसे नचवा कर लोगों को उससे मरवाया है। और इतने में वहाँ वेटर भी आ जाता है। तभी वो टीचर वेटर से कहती हैं कि जल्दी करो, वेनेस्टी को मार दो। लेकिन असल में वो वेटर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी जो कि रूप बदलकर यहाँ बनाई थी। और अब टीचर प्रिंसिपल के गले में भी जहर का इंजेक्शन घुसा देती है जिससे प्रिंसिपल बेचारी मारी जाती है। फिर वो वेनेस्टी को भी मार कर जादूगर की गुफा में ले आती है। गुफा में आकर वेनेस्टी को पता चल जाता है कि जिन मरे हुए लोगों के जिस्म के टुकड़ों को हिस्सा किया गया था वो असल में जादूगर को वापस इस दुनिया में लाने के लिए किया गया था। और तभी वहाँ वो टीचर जो कि असल में विलन थी वो वेनेस्टी को बताती हैं कि जब गुडी ने जादूगर को मारा था तो उसने अपने खून से उसकी कब्र पे लॉक लगा दिया था और अब हमें जादूगर को दोबारा जिंदा करने के लिए हमें गुडी की फैमिली यानी कि एडम फैमिली के किसी मेंबर का खून चाहिए और साथ ही पूरे चांद की रात भी हो। अब हमें सुनहरी मौका मिल चुका है जादूगर को दोबारा जिंदा करने के लिए, क्योंकि एडम फैमिली से तुम हो और आज पूरे चांद की रात भी है, इसीलिए हम तुम्हारा खून लेंगे। फिर टीचर वेनेस्टी के हाथ पे कट लगा देती है जिससे उसका खून निकलने लगता है और उसके खून से जादूगर के ताले को खोल देती है
और इसके बाद जादूगर फिर से जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वेनेस्टी को एक चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है और इसके बाद वो अकेडमी को खत्म करने के लिए बाहर निकल जाता है और तभी वहाँ गुडी एडम्स आ जाती है। फिर वेनेस्टी के वो सारे जख्म ठीक कर देती है और फिर वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है पर अब के बाद मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। जंगल के रास्ते से जब वेनेस्टी जा रही थी तभी उसके सामने वेटर आ जाता है। क्योंकि उसे टीचर कंट्रोल कर रही थी इसीलिए वो फौरन से मॉन्स्टर बन जाता है और वह वेनेस्टी को मारने लगता है। जब वो वेनेस्टी को मार रहा था कि अचानक वहाँ वुल्फ आकर मॉन्स्टर पे हमला कर देता है। वो वुल्फ और कोई नहीं बल्कि वेनेस्टी की रूममेट थी जो कि पहली दफा वुल्फ बनी थी और वो भी सिर्फ वेनेस्टी के लिए। यहाँ मॉन्स्टर और उसके दरमियान बहुत हैवी फाइट होती है और वुल्फ मॉन्स्टर पे काफी भारी पड़ रही थी और उसे अच्छा मजा सिखाती है। इसके बाद वेनेस्टी जादूगर को रोकने या उसके लड़ने के लिए अकेडमी आ जाती है जहाँ वेनेस्टी को बचाने के लिए जेवियर पहुंच जाता है। अब जब जादूगर जेवियर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ वेनेस्टी आ जाती है और वो बेचारी खुद जख्मी हो जाती है। उसके बाद वेनेस्टी जेवियर को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और बाकी सब लोगों को भी अकेडमी से बाहर निकालो क्योंकि ये जादूगर हम जैसे आउटकास्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में अब तलवार भी थी। उस तलवार की मदद से वो जादूगर से लड़ती है मगर जादूगर काफी ताकतवर था और इसीलिए वो उसके सामने नहीं टिक पाती। जादूगर वेनेस्टी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ जेवियर की दोस्त आ जाती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है। अब इसी दौरान वेनेस्टी उठती है और तलवार के आधे टुकड़े को जादूगर के दिल के आर पार कर देती है क्योंकि ऐसा उसे गुडी एडम्स ने करने को कहा था। अब जादूगर एक बार फिर से मर जाता है। उसका जिस्म जलने लगता है और राख बनकर उड़ जाता है। जादूगर के मरते ही यहाँ वो टीचर आ जाती है जिसके हाथ में गन थी जो कि वो वेनेस्टी पे तान देती है। वो वेनेस्टी को मारना चाहती थी लेकिन तभी वहाँ वेनेस्टी का दोस्त आ जाता है जिसके पास काफी सारी मधुमक्खियाँ थी और वो उन्हीं सभी मक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है जिससे टीचर का काम तमाम हो जाता है। जब वेनेस्टी अकेडमी से बाहर आती है जहाँ पर सारे लोग खड़े थे तो वो वहाँ अपनी उस रूममेट को भी देखती है जो कि अब वुल्फ से नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। यहाँ वो दोनों पहली बार गले मिलते हैं मगर हैरानी की बात कि अब वेनेस्टी को कोई भी ख्याल नहीं आ रहा था। कुछ वक्त के बाद वेनेस्टी अपना नॉवल भी कंप्लीट कर लेती है मगर वो इसका एंड नहीं करती और आगे बस एक सवालिया निशान ही छोड़ देती है। इसके बाद वो जेवियर के पास जाती है जहाँ पर वो उसे एक गिफ्ट देता है और उसमें मोबाइल था। वो इस गिफ्ट को ले तो लेती है मगर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपनी गाड़ी में बैठ के जा रही होती है तभी उस मोबाइल पर उसे मैसेज आता है जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी और उसमें यह भी लिखा होता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर मैसेजेस पढ़कर वो सोच में पड़ जाती है कि टीचर तो अब मर चुकी है, फिर आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। और इसके बाद वो घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जिसमें वो वेटर के बांध कर ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें भी अब पता चल चुका था कि यही असली मॉन्स्टर है और इसे कोई कंट्रोल करता है। मगर तभी अचानक से वेटर दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है और सभी पुलिस वालों को मार देता है जिसका मतलब ये था कि टीचर की तरह अभी भी कोई है जो इसे कंट्रोल कर रहा है और ये अनजान इंसान वही हो सकता है जिसने वेनेस्टी को मैसेज किया। यानी कि अभी भी कोई है जो इस अकेडमी को बंद करवाना चाहता है और मॉन्स्टर के जरिए खून खराबा और कत्ल आम रहेगा। इसी के साथ ही ये सीज़न इधर ही ख़त्म हो जाता है।